अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे और दूसरा केसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम टच कर लेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या रिएक्शन के बारे में, क्या आपको पता है क्या नहीं पता। ये चीज़ें बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में आपने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई होती हैं, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। बट व्हेन इन टर्म्स ऑफ केसी, तो केसी का थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कुछ आज मैं लाजमी तौर पे इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। अगर आपने देखना है तो सीधा वहाँ पे जाके देख लें, बाकी चीज़ें सर सा देख लीजिएगा। लेकिन आई प्रेफर कि आप साथ साथ देख लें ताकि आपको चीज़ें साथ समझ आ जाएँ। बाकी बेटा नोट्स का आपका होपफुली इंशाल्लाह इस अभी जो संडे आ रहा है उससे चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। सो अब चलते हैं टॉपिक पे। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अच्छा बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको पता है कि रिवर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी के यानी कि पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइडों पे मूव कर रहा हो उससे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड या रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जो लेफ़्ट टू राइट मूव करे उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब भी कोई रिएक्शन मूव करेगा उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। लेफ्ट राइट जब भी कोई डायरेक्शन मूव करता है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड, और राइट टू लेफ्ट अगर कोई मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो रिवर्स रिएक्शन है। सो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन अगर दोनों एक ही वक्त पे हो रहे हों तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। अगर बेटा इसको आपने शो करना हो तो आप इसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मींस कि इस एरो से शो करते हैं डबल हेडेड एरो से नहीं। ठीक है, अब डबल हेडेड का मतलब क्या होता है कि डबल हेड का मतलब जिसका दो हेड हो। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी शो कर रहे होते हैं, तो गलत नहीं है लेकिन प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि इस तरह का जो रिएक्शन है ना ये आप इस तरह का शो कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल ये है कि आप एक साइड का ही शो करें, ताकि एक साइड से आप जब शो करेंगे तो एक डायरेक्शन शो होगी कि एक साइड वाला मूव कर रहा है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैंने पढ़ाया था आपको तो आपको बताया था कि शायद वहाँ पे अगर नहीं बताया तो यहाँ देख लें कि एक एरो का अगर एक हेड हो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर दो हेड हो तो इसका क्या मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है रिएक्शन हो रहा है। कई दफ़ा इसको हम जो ना एक एरो को बड़ा लंबा करके लिखते हैं, दूसरे एरो के बेटा हम छोटा सा करके लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो छोटी वाली एरो है वो शो कर रही है कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो कम मिकदार में हो रहा है। ठीक है, इन जनरल आप ऐसे ही देखेंगे, लेकिन इन केसेस अगर आप ऐसा काउंटर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। तो इरिवर्सिबल का मतलब है कि जो जिसका कोई रिवर्स का खाता है नहीं, यानी कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसके बेटा पॉइंट्स जो है ना 4 पॉइंट में लिखे हैं। पहला ये है कि केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी रिकम्बाइंड, यानी कि वो वापस जुड़ के रिएक्टेंट को फॉर्म कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है इसमें प्रोडक्ट वापस नहीं आ सकते, रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम करता है, वो ये फॉरवर्ड में काम करता है, इसमें ये एरो इस्तेमाल होती है। इसमें ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे अमोनिया की सेंसिस दी हुई है, इधर जो है वो गैस जो है यानी कि मीथेन है उसका कंबशन की हुई है। यानी कि आपने एक दफ़ा गैस जला दी तो वापस आप गैस नहीं बना सकते कहो के, क्योंकि वो उससे आप जो है वो कंबशन कर चुके हैं और उससे आप जो है वो अपना खाना बना चुके हैं। सो लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मैस एक्शन बेसिकली या लॉ ऑफ एक्टिव मैस भी कहते हैं। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक मुल्क है यहाँ पे, दूसरा मुल्क यहाँ पे, इनकी आपस में लड़ाई होगी, तो इनकी जो एक्टिव मैसेज होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे लड़ाई के अंदर, और इनके जो पार्टिसिपेट करेंगे लड़ाई के अंदर, उनकी पार्टिसिपेशन में जो एग्जैक्ट इन्वॉल्व होंगे इन द फाइट उन्हें हम कहेंगे दे आर एक्टिव मैसेज। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो रेट है वो किस प्रोपोर्शन से रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मैसेज पे। ठीक है, अब आप कहेंगे एक्टिव मैसेज सर क्या होता है, तो इसकी एक और डेफिनेशन देख लें कि वो डिपेंड करता है कि उसके जो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी, सिंपल आप ये कह लें कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लॉ ऑफ मैस एक्शन आप सिंपल ये कह लें कि किसी भी चीज़ का रेट उसके रिएक्टिंग जो सब्सटेंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
और अब इसमें एक्टिव मास क्या होती है, एक्टिव मास कंसंट्रेशन होती है। किसकी कंसंट्रेशन जी? अब रिएक्टिंग स्पीशी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो वो होगा रिएक्टेंट वाली साइड पे, और अगर रिवर्स है तो वो होगा प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि ये एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब वो रिवर्स आ रहा होता है तो प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा होता है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी हम शामिल करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव होती है कि दफ़ा वो आपसे कहता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर केसी। उसके लिए एक आपको हाइपोथेटिकली जो एक रिएक्शन है वो आपको कंसिडर करना पड़ता है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और ए बी सी डी जिसमें जो है ना वो क्या है, केमिकल हैं, और ए स्मॉल ए बी सी डी जो है वो क्या है, उसके मोल्स हैं, कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फॉरवर्ड अगर आपने शो करना हो तो आपको जो ये इनिशियल जो आपके पास हैं रिएक्टेंट हैं, ये एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं और सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसमें जो एक्टिव मैसेज हैं और ए बी हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन को ना आप इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अंदर आप लिखेंगे वो जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल 2H2 है तो वो यहाँ पे आप H2 लिखेंगे उसके केस में। फॉर एग्जांपल अगर 2H2 है बैलेंस केमिकल में, यहाँ आप H2 लिखेंगे, और जो इसके मोल्स होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, जो भी यहाँ पे मोल होंगे ए के पीछे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ए है ना, यहाँ पर अगर एक ए की बजाय यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम इसके ऊपर 2 लिख देते, ठीक है। आपने इसको ऑर्डर वाली इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ हम स्लो रिएक्शन का इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम यही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात बेटा, केसी कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता उस इक्वेशन के लिए जो रिवर्सिबल ना हो, ठीक है, क्योंकि हमें एक इसका क्या चाहिए, रिवर्स रिएक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिवर्स रिएक्शन चाहिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अब प्रोपोर्शनैलिटी आप साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के एफ का, जैसे आपने यहाँ पे के एफ लगाया तो ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलर इक्वेशन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए भी बनेगी। अब हमने क्या क्या करना है, हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है। कैसे, पहले हम ये क्या कहेंगे कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मतलब बेटा ये है कि पहले आपके पास रिएक्टेंट थे एक्स, फॉर एग्जांपल 10 मोल थे, प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बनाना, प्रोडक्ट तो जीरो था, लेकिन एक वक्त आया है कि आपके पास रिएक्टेंट में से कोई चीज़ कम हुई है, फॉर एग्जांपल कोई वाई कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये कम होके आगे जाएगा वाई में, क्योंकि वाई कम होके आगे जाएगा, ये कम होके वाई में चला गया। तो अब ये जो वाई है ये वापस भी आएगा, तो एक वक्त आएगा कि इनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो, यानी कि रेट जो ये आगे जा रहा है और जो पीछे आ रहा है, इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बराबर। कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो रही, रेट बराबर हो रहा है। मतलब क्या कि यहाँ से 5 बंदे उधर जा रहे हैं तो वहाँ से 5 बंदे वापस आ रहे हैं, ठीक है। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आता होता है कि वाई जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इसीलिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है कि ये प्रोसेस हो रहा होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर इंटरकन्वर्टिंग। तो के एफ इज इक्वल टू के आर जो है वो आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर के एफ को डिवाइड करें के आर से, तो इनके उसका जो रेट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी टाइप ऑफ मिस्टेक है, बेसिकली जो यहाँ पे हमने पहले इसका जो रेट है, इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको लिखना है। यहाँ जो ये वाली एक्सप्रेशन है बेटा उसको हम लिखेंगे, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। फिर हमने करना क्या है, फिर इसको रीअरेंज करना है। जैसे ही हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाई के आर हो जाएगा, और सी डी रेज़ टू पावर डी, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो ये इधर आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ पे जो के एफ था इसके साथ के आर था इसके साथ उसको हम इस तरफ लेंगे, और उसका जो के एफ था वो उधर रहने दिया, और ए बी को हम इधर ले। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है के एफ डिवाइडेड बाई के आर, इसको बेटा हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के मिलने से आता है, उसे हम कहते हैं के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर हमने इसकी जो है वो एक्सप्रेशन को ड्राइव करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेना है,
फिर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन लेना है, दोनों को इक्वल रखना है। फॉरवर्ड का जो कांस्टेंट है उसे ऊपर रख के दूसरे को नीचे रख के जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसे बनेगी बेटा कि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएंगी, नीचे जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। अब पहला तो ये सवाल आता है कि कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की ना, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक केस ही है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपके पास कंडीशन ही क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो पता होना चाहिए। नंबर 1 इक्विलिब्रियम स्टेट का होना ज़रूरी है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो कोई केस ही नहीं है, ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन होता है केसी, केस इज अनअफेक्टेड। क्यों भाई, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो केसी होगा, तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब इक्विलिब्रियम बनेगी वो 10 ग्राम से बने, वो 5 ग्राम से बने, वो 25 ग्राम से बने, डजेंट मैटर, क्योंकि वो जो एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम पे, अब उसका रेट बराबर होगा और रेट जब फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल करेंगे तो मैटर नहीं करना छोड़ देगा। फिर हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ द एट इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। फिर टेम्परेचर के हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। इसकी एक टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू होती है, दूसरे टेम्परेचर पे अलग फिक्स वैल्यू होती है। अच्छा जी, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने केसी जो है उसको लिखना है इन टर्म्स के लिए, मतलब इन इक्वेशंस के लिए। तो बेटा पहले आप ये देख लें कि केसी होता क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है NH3, तो आपने NH3 की कंसंट्रेशन कैसे लिखी बेटे, ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और रेज टू पावर क्या जो उसके मोल थे। दूसरा आपने प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन नीचे लिख दी। आप सिमिलरली ये इक्वेशन सिमिलरली हो जाएगी, ये इक्वेशन भी हो जाएगी, ये और ये इक्वेशन भी आप इजीली कर लेंगे। अब जो प्रॉब्लम आती है बेटा वो प्रॉब्लम ये आती है इन सम केसेस क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है लिक्विड, यहाँ पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल सॉलिड, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ देयर इज़ अ केस इन विच फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, बाकी सारे गैसेस हैं। तो ये याद रखिएगा बेटा कि सॉलिड प्योर हो, प्योर हेट्रोजीनियस रिएक्शन में, ये भी याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जिसमें कोई भी मतलब गैस भी हो, लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, या गैस और सॉलिड हो या गैस और लिक्विड हो, उस केस में जो सॉलिड और लिक्विड होंगे उनको हम शामिल नहीं करते इक्विलिब्रियम में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा मार खाते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा बेटा आगे एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर ऑब्जर्व्ड फॉर द रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस। आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन है उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको बताई हुई है, आपसे पूछ रहा है केसी क्या होगा इसका। तो बेटे आपने पहले तो इक्वेशन से केसी लिखना है, फिर जो केसी की वैल्यू है वो पुट करनी है, जहाँ 2 रेज़ टू पावर आ रहा है वहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, जहाँ नहीं आ रहा वहाँ पे सिंपल रहने देना है, तो आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। आई नो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो अभी है, इंशाल्लाह आपका पेपर पे अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नोट्स एज सुन एज़ पॉसिबल दे दूँ ताकि आपका वो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना बने।